गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डॉट अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लेंस को डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट क्लास में अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण तक का पार्ट पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम उत्तल दर्पण को पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण को पढ़ेंगे। साथ में लेंस के बारे में दो चार और महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको भी हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हमारे पहले टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक अपने पास अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। देखो इसमें दो ही कंडीशन है, या तो वस्तु अनंत पर हो या अनंत और प्रकाश केंद्र के मध्य कहीं भी स्थित हो। तो इसमें पहली कंडीशन के हिसाब से हम डायग्राम बनाकर देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट का डायग्राम है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो, इसके लिए देखो सबसे पहले हम एक अवतल लेंस को मान लेते हैं कि ये हमारा एक अवतल लेंस है। और यहां से देखिए कि ठीक बीच में से ये जो जाने वाली लाइन है ये इसका हो जाएगी मुख्य अक्ष और यहां पर इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक है। और वस्तु जो है अनंत से अनंत पर रखी है, इसका मतलब वहां से आने वाली प्रकाश किरणें जो है वो समांतर आएंगी। तो यहां पर समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश किरणें दो बना लेते हैं हम। एक तो मान लीजिए ये प्रकाश किरण आई और एक मान लीजिए ये प्रकाश किरण आई। ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो यहाँ से तो ये अपवर्तन के पश्चात इधर निकल जाएगी और ये अपवर्तन के पश्चात इधर निकल जाएगी। तो ये पीछे की साइड से कहीं मिलती हुई, यहाँ मिलती हुई ये प्रतीत होती है। तो ये इसका मुख्य फोकस है। तो यदि अपने से ये पूछे कि अनंत पर यदि वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो स्थिति तो हम बताएंगे कि भाई फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। बात समझ में आ रही है इतनी? अच्छा, दूसरा एक ही बिंदु पर मिल रहा है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये बिंदु आकार का होता है। किस प्रकार का प्रतिबिंब है? बिंदु आकार का। और बिंदु आकार का मैं बार बार आपको बताता हूं, बिंदु आकार का मतलब है ये वस्तु से बहुत ज्यादा छोटा होता है ना, वस्तु से बहुत छोटा। अब देखिए भैया, बहुत छोटा। इसमें एक पॉइंट और है कि ये सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। तो जाहिर सी बात है कि इनको मिलाने के लिए हमने आभासी रेखाओं को काम में लिया है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक आभासी पॉइंट है। इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ये जो पहली कंडीशन है कि यदि अवतल लेंस के सामने यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब इस तरह का बनता है। और ये इसके तीन पॉइंट है, मुख्य फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि ये सीधा बनेगा और सीधा प्रतिबिंब हमेशा ही क्या होता है, आभासी होता है। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि वो इसके बीच में यानी अनंत और इस बिंदु ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो है वो कहीं भी रखा हुआ हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए कंडीशन सेकेंड को देखते हैं। दो ही कंडीशन में इसमें प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरे कंडीशन की अपन बात करते हैं यहां पर कि क्या होता है उसमें। तो कंडीशन है कि वस्तु अनंत और इसके ओ के बीच में कहीं भी स्थित हो। कंडीशन सेकेंड का पार्ट देखो। पहले तो हम एक लेंस को बना लेते हैं कि यहां पर सिंपल सा लॉजिक है, आप पॉइंट टू पॉइंट इसको बनाते जाएंगे। देखिए ये सारी चीजें इसी तरीके से समझ में आती है। यदि आपको सबके डायग्राम्स जो हैं वो बनाने आते होंगे तो ही हम एग्जाम में इनको सही कर सकते हैं। वैसे चाहते तो हम इसको टेबल बनाकर भी कर सकते थे कि ये स्थितियां होती है, ऐसा ऐसा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है। तो यदि ये अपने को आएगा डायग्राम बनाना, यदि अपने को आएगा तो किसी भी स्थिति में जो है वो हम प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया को देखकर अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये इसका मान लीजिए कि ये अपना मुख्य अक्ष है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। इस बार हम मान लेते हैं कि हमारी वस्तु यहां रखी हुई है और ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये जो इसका प्रिंसिपल फोकस है वो है। यहां से प्रकाश की किरणों को जो है वो समांतर निकालते जाओ। तो एक प्रकाश की किरण, तो देखो यहां पे अपन पहले इसका पार्ट बना लेते हैं। एक प्रकाश की किरण जो है वो यहां से इस तरह से जाएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर है
वो इस तरह से अपसारित होगी। ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। इतनी बात समझ में आ रही होगी। दूसरी, आप यहाँ से प्रकाश किरण निकाल दो, जो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना विचलन के ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी। अब देखो ये यहाँ पर दोनों आभासी रूप से कटती हुई नजर आती है, तो अपना प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। यदि ये प्रतिबिंब हमारा PQ है तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है P' और Q'। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो अपने से यदि कोई पूछे कि भैया ये बताइए कि ये प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, इसकी स्थिति क्या है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई? मुख्य फोकस यानी F और प्रकाश केंद्र यानी O के मध्य। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। स्थिति क्या हो गई? F व O के मध्य है, और F का मतलब है इसका मुख्य फोकस। सीधा बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। डायग्राम में साफ साफ नजर आ रहा है कि ये प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब सीधा बनता है वो हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है वो वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। ये 3 पॉइंट है भाई। तो इन्हीं 2 कंडीशंस पर जो है वो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण होता है। अब देखिए, उत्तल लेंस की अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, और अवतल लेंस के प्रतिबिंब निर्माण की बात हमने इस क्लास में की है। अब 2-3 छोटे मोटे पॉइंट है लेंस के बारे में, तो उनकी भी अपन यहाँ चर्चा करते हैं। क्या क्या पॉइंट है? जैसे लेंसों का संयोजन हुआ, लेंसों की शक्ति हुई, है ना, और एक विशेष जो उसको लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, उससे रिलेटेड 2-4 थ्योरेटिकल बातें हमसे पूछी जाती है। तो उन्हीं को आगे अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए क्या है अगला पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास लेंस से संबंधित सूत्र। 2 सूत्र होते हैं लेंस के, जैसे दर्पण के होते हैं। इनकी चर्चा करते हैं और इनके एग्जाम्पल की भी अपन बात करते हैं। देखिए क्या, एक तो है लेंस सूत्र। जैसे दर्पण सूत्र था वैसे ही लेंस सूत्र है, और लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसी सूत्र में यदि अपन बात करें कि दर्पण में जब इस सूत्र को लिखा था तो ये 1/v + 1/u वाला पद था, और यहाँ पे ये माइनस का पद है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये यहाँ इसका वही मतलब है। v का जो है इसका मतलब हो गया कि ये प्रतिबिंब की स्थिति है। क्या है? ये प्रतिबिंब की स्थिति है। और u का वही सामान्य मतलब है, ये क्या है? वस्तु की स्थिति है लेंस से। और लेंस की सारी दूरियां जो है वो प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। दर्पण वाले में यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, दर्पण के पार्ट को। मैंने यहाँ जब इसमें शुरुआत में जब चिन्ह परिपाटी समझाई थी तो आपको ये बताया था कि सारी दूरियां जो दर्पण के लिए है वो कहाँ से ली जाती हैं? इसके ध्रुव यानी पोल से ली जाती है। तो वैसे ही लेंस के लिए जो सारी दूरियां है वो कहां से मेजर की जाती है? लेंस के लिए सारी दूरियां उसके प्रकाश केंद्र से मेजर की जाती है। अब देखिए, ये जो है u है, यहाँ पे वस्तु की स्थिति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो f है ये लेंस की फोकस दूरी है। इस फोकस दूरी के बारे में 2-4 और पॉइंट है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए कि ये जो f हमें इसमें दिया हुआ है वो क्या है? अपना फोकस दूरी है। क्लियर है यहां तक की बात? इसके अलावा एक सूत्र और होता है। ये तो एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र आपको याद रखना है आवर्धन का, मैग्निफिकेशन। आवर्धन, मैग्निफिकेशन, है ना। आवर्धन का सूत्र जो है वो इसका होता है m बराबर h'/h, जहां पे h' का मतलब है कि प्रतिबिंब की कितनी हाइट है, और h का मतलब है h' प्रतिबिंब की हाइट, और h जो है वो वस्तु की हाइट। और इसका सूत्र होता है, ये होता है v/u। जब पीछे दर्पण में इस सूत्र की चर्चा हो रही थी तब वहां दर्पण के लिए ये जो आता है वो -v/u आता है, और लेंस के लिए जो आता है वो प्लस का v/u आता है। और इसमें आगे कोई बताने की जरूरत है नहीं, वो जो बाकी सारी चीजें हैं वो सेम टू सेम है। जैसे यदि m का मान पॉजिटिव आपको प्राप्त हो तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है ना, ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। यदि m का मान आपको नेगेटिव प्राप्त होता हो तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। और m का यदि मान आपको 1 से बड़ा मिले तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा मिल रहा है। यदि m का जो मान है आपको 1 से छोटा मिले तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है। और यदि m का मान आपको 1 के बराबर प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का आकार एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ये बात हम पहले कर चुके हैं।
अब ये लेंस की दो बातें हैं, लेंस सूत्र हो गया और साथ में उसके आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का सूत्र हो गया। अब इससे रिलेटेड हम कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये बात हमें यहाँ क्लियर हो जाए। सिंपल सा लॉजिक है, फॉर्मूले तुम लोग ध्यान में रखना इन दोनों के। अभी एग्जाम्पल के तौर पर इसको एक इसका क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है। प्लस माइनस का सिंबल वही रहेगा, वही तरीका रहेगा जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, लेकिन एक चीज का जो यहां आप ध्यान रखेंगे कि ये जो फोकस दूरी आपको जब देता है, कौन सी फोकस दूरी जब आपको लेंस के लिए देता है, तो आपको उत्तल के लिए क्या लेनी होती है और अवतल के लिए क्या लेनी होती है, ये भी आप याद रखेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी को किसको पॉजिटिव लेते हैं, किसको नेगेटिव लेते हैं। तो ये तो ली जाती है पॉजिटिव, है ना, और ये ली जाती है नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते जाते हैं। उत्तल लेंस जब भी आपको देगा तो उसकी फोकस दूरी आप पॉजिटिव लेंगे, और अवतल लेंस यदि आपको देगा तो उसकी फोकस दूरी आप नेगेटिव लेंगे। आगे इनकी दोबारा बात आएगी। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस के सामने वस्तु 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर की दूरी पर रखी है। आपको वही निकालनी है, प्रतिबिंब की क्या क्या निकालनी है, एक तो स्थिति निकालनी की कहाँ बनेगा, और एक प्रकृति निकालनी है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ये सब निकालना है। तो इसके लिए पहले तो हम लगाते हैं 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब इसमें कुछ ऐसा होगा, देखो ये आपका लेंस था और आप वस्तु को कहीं यहां रखेंगे, वस्तु यहां रखेंगे तो देखिए प्रकाश की किरण जो है वो इस दिशा में जाएगी, है ना, इस दिशा में जाएगी प्रकाश की किरण। और वस्तु की दूरी को मापने के लिए आप इसके ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में आएंगे, मतलब u को मापने के लिए आपको प्रकाश के विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा, मतलब u नेगेटिव की ली जाएगी। समझ में आ रही बात? और f जो है वो इसकी पॉजिटिव है ही, तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। तो 1/v - 1/u, यानी वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है भाई, इक्वेशन में 30 दे रखी है, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा -30, माइनस डायग्राम से ले रहा हूँ, बराबर इसकी फोकस दूरी कितनी ले लेंगे हम, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हमने ले ली 20 सेंटीमीटर। ये कुछ यूँ बना 1/v प्लस 1/30 बराबर इधर बना 1/20। आगे मैं इसको सोल्व करूं तो देखो यहां सोल्व करता हूं इसको, ये कुछ यूं बन जाएगा 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/30। 1/v बराबर यहां से आएगा 30 माइनस 20 और नीचे आएगा 30 गुणा 20। तो इसको अपन सोल्व करें, 1/v बराबर ये जहां तक सॉल्यूशन है इसका 10/600 नीचे, तो v का मान भैया बनेगा 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब है इस डायरेक्शन में v बनेगा कहीं 60 सेंटीमीटर पर बन रहा है। अब प्रकृति ज्ञात करनी, स्थिति ज्ञात कर चुके 60 सेंटीमीटर पर, जिधर वस्तु रखी है उधर नहीं बनेगा, उसके विपरीत दिशा में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस की आ रही है इसलिए, है ना, सॉरी माइनस लगा दिया मैंने, ये प्लस की आ रही है इसलिए। अच्छा, अब इसका जो है कि प्रकृति क्या होगी, तो इसके लिए हम आवर्धन का फॉर्मूला लगाते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला क्या है, m बराबर सिंपल सा लॉजिक है v/u, और डायरेक्शन सहित लिखेंगे, मतलब प्लस माइनस सहित लिखेंगे। तो v का मान कितना आ रहा है अपने पास, v का मान आ रहा है प्लस का 60, और u का मान अपने पास कितना था, u का मान था अपना 30, तो ये बनेगा माइनस का 30। तो m का मान आपको मिल रहा है माइनस का 2, जहां ये माइनस तो दिए दिखाता है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा, और ये 2 दिखाता है कि प्रतिबिंब वस्तु से जो है वो 2 गुना बड़ा बनेगा। तो ये इस तरह से जिस प्रकार से दर्पण को सोल्व करते थे उसी प्रकार यहाँ पर ये लेंस सोल्व हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक समस्या आपको आ सकती है, वो ये है कि आपको प्लस और माइनस जो वैल्यू है वो बड़े ही सावधानी से लिखना है, और इसके लिए हमने शुरुआत में ही चिन्ह परिपाटी का एक पॉइंट पढ़ा था। ये आप पीछे जो है दर्पण जो हमने पढ़े थे वहां इसको जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अपन, कि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है इसके बारे में। तो भैया अगला पॉइंट है अपने पास कि लेंस की शक्ति क्या होती है। लेंस की शक्ति,
पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति। इसके बारे में 2-3 पॉइंट समझने आपको कि वास्तव में लेंस की शक्ति होती क्या है। लेंस की शक्ति होती है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को जो है वो क्या कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। अभिसारित का मतलब उनको केंद्रित करना, अपसारित का मतलब उनको फैलाना। तो अभिसारी लेंस जो है वो केंद्रित करेगा और अपसारी जो लेंस है वो फैलाएगा। कितना फैलाएगा, कितने डिग्री फैलाएगा, कितना ज्यादा फैलाता है, इस बात को जो है वो क्या कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें याद रखना है कि लेंस की शक्ति का जो सूत्र होता है वो 1/f होता है, यानी फोकस दूरी की व्युत्क्रम का मान जो है वो शक्ति कहलाता है। और तीसरा पॉइंट इसमें आपको ये याद रखना है कि इसका जो मात्रक होता है वो डायप्टर होता है। मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है, इसको डी से लिखते हैं। अच्छा, ये पॉइंट अब और एक यहां ध्यान रखना, आप जब भी इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो एफ है ये हमेशा मीटर में ली जाएगी। और ये बात अलग से इसलिए बताने की जरूरत पड़ी है क्योंकि जब भी आपको वो लेंस किसी क्वेश्चन में देगा लेंस के बारे में, तो आपको f का मान हमेशा सेंटीमीटर में देगा और आप उसको हमेशा कन्वर्ट करके ही लिखेंगे। ये फिक्स बात है कि इस सूत्र को यूज करने के लिए आप f का मान मीटर में ही काम में लेंगे। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट और इसमें निकल के आते हैं। क्या क्या पॉइंट है देखो, हम उत्तल लेंस की बात कर रहे थे। उत्तल लेंस की f जो है वो हमें पहले से पता है कि पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की जो f है यानी फोकस दूरी है वो अभी पिछले में हमने डिस्कस कर ली थी, ये नेगेटिव होती है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तल लेंस की यदि फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो उसकी शक्ति भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये सीधा सीधा f पे डिपेंड करती है ना। तो हम ये कह देंगे कि इसकी जो पावर है वो भी पॉजिटिव मिलेगी और इसकी जो पावर है वो नेगेटिव मिलेगी। और पॉजिटिव पावर होने का मतलब है, आपको कहीं भी ये भी पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव किसी की पावर है, इसका मतलब वो अभिसारी लेंस है यानी उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस है या उत्तल लेंस है। और नेगेटिव पावर होने का मतलब है वो कौन सा लेंस है? अपसारी लेंस है, या फिर वो प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित कर रहा है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है कि किसकी पॉजिटिव और किसकी नेगेटिव, जो कि हमने सिंपल f की वैल्यू से निकाल लिया है। यहाँ कोई विशेष बात है नहीं, बस झमेले वाली बात नहीं है भाई। f के बारे में जो चर्चा थी वही p के बारे में लग जाएगी। जिसका f पॉजिटिव उसकी p भी पॉजिटिव, जिसका f नेगेटिव उसका p भी नेगेटिव। ठीक है, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि f नेगेटिव किसका, p नेगेटिव किसका होता है, पॉजिटिव किसका होता है। अब ये जो मैंने बात बताई थी f मीटर में लेना, इसकी एक चर्चा यहाँ छोटी सी कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ 20 सेंटीमीटर वाले 20 सेंटीमीटर वाले लेंस की क्षमता क्या होगी डायप्टर में बतानी है। अब यहां पे 20 सेंटीमीटर है, तो देखो सबसे जो बेसिक गलती है वो अपने से ये होती है कि हम लिखते हैं P बराबर अपॉन F, तो P बराबर 1/20 लिख देते हैं और ये वैल्यू जो है वो 0.05 आ जाती है। समझ मेरी बात? 0.05 पॉइंट लगाएंगे 0.05 आ जाती है। लेकिन ये 20 सेंटीमीटर है और हम ये कह रहे हैं कि इसको मीटर में बदल के लिखो, तो P बराबर कितना आएगा? ये 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे। P बराबर कितना आएगा? 100/20 और P बराबर आ जाएगा कितना? 5 डायप्टर। तो ये बात याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये अब जो है वो अमूमन जो है वो गलती हो जाती है, मीटर में ही लिखेंगे। ज़्यादातर कंडीशन में आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ मिलेगा, लेकिन हम इसको मीटर में ही लिखेंगे। ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो ये लेंस की शक्ति से संबंधित बात हो गई। अगला पॉइंट जो है वो लेंस के संयोजन से संबंधित है कि लेंस का संयोजन करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, उसको भी छोटा सा पॉइंट है, चर्चा में ले आते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है
लगाते हैं आप, लिखिए इसको लेंस का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या चीज है अभी देखते हैं। लेंस का संयोजन, ठीक है। वो ये कहता है कि मान लीजिए कि एक लेंस यहां रखा हुआ है इस तरह से, ये कोई एक लेंस है, ये दूसरा लेंस यहां रखा हुआ है, ये दूसरा लेंस है इस तरह से, अवतल हो सकता है, उत्तल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तीसरा लेंस जो है वो यहाँ रखा हुआ है इस तरह से, थोड़ा सा कट गया, कटा हुआ नहीं, ये सिंपल से इसको टच किया हुआ। इस तरह से मान लीजिए 3 लेंस रखे हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि इन तीनों लेंसों की अपनी अपनी फोकस दूरियां हैं। ये पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 मान लेते हैं, और तीसरे लेंस की फोकस दूरी f3 मान लेते हैं। लेकिन यदि अपने पास यहाँ कोई वस्तु होगी तो उसका एक प्रतिबिंब मिलेगा, कहीं भी बन सकता है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ मान लेता हूँ कि ये आपकी वस्तु है PQ और ये आपका प्रतिबिंब है P', Q'। तो इन तीनों लेंसों ने ये प्रतिबिंब मिलकर बनाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों लेंस जो है वो वास्तव में एक ही लेंस की तरह बिहेव करते हैं। तो जैसे हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते हैं, वैसे ये लेंसों का संयोजन है कि यदि एक से ज्यादा लेंस रखे हुए हों तो उनकी जो तुल्य फोकस दूरी है वो इस तरह से निकाली जाती है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और इससे भी ज्यादा हो तो n तक ये फॉर्मूला चला जाएगा। ये फॉर्मूला काम आता है। अच्छा, इसको पावर में भी लिख सकते हैं। 1/f का मतलब है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, 1/f1 का मतलब है पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, पहले लेंस की शक्ति, ये दूसरे लेंस की शक्ति, ये तीसरे लेंस की शक्ति, और इस तरह से nवें लेंस की शक्ति। तो चाहे P में लिख दो चाहे F में लिख दो। तो यदि लेंस जो है वो एक दूसरे से इस तरह से संयोजित किए जाते हैं तो ये यहाँ पे इस तरह से बनता है। 2 से ज्यादा आपको नहीं पूछे जाते, लेकिन आप ये याद रखना कि इनमें से हो सकता है कुछ लेंस उत्तल हो और हो सकता है कुछ लेंस अवतल हो। तो जो लेंस उत्तल होंगे उनकी फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे, और जो लेंस अवतल होंगे उनकी फोकस दूरी नेगेटिव लेंगे। तो ये इस तरह से पॉइंट चलता जाएगा। तो ये लेंस की फोकस दूरी से, लेंस के संयोजन से संबंधित बात हो गई। अब एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि उस सूत्र से रिलेटेड आपको नहीं पूछा जाता है, लेकिन थ्योरी से संबंधित एक आध प्रश्न उठा लेता है, तो उसको मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। अमूमन जनरल साइंस की क्लास में उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। फॉर्मूला है लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। छोटी छोटी 2-3 बातें हैं। लेंस मेकर सूत्र उस सूत्र को कहते हैं जो हमें लेंस की फोकस दूरी देता है। देखिए मान लीजिए क्या है, ये हमारे पास एक लेंस था, ठीक है। हमें पता था कि ये लेंस 2 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है ना। कौन से 2 पृष्ठ हो गए? ये इसका प्रथम पृष्ठ हो गया, फर्स्ट पृष्ठ हो गया, और उधर वाला जो है इसका सेकेंड पृष्ठ हो गया। ये 2 पृष्ठों से मिलकर बनी है। हमें ये पता है कि एक इसकी जो पहले पृष्ठ की सेंटर है वो यहाँ, तो ये त्रिज्या r1 मिलती है, और यहाँ से आपको दूसरे सेंटर की त्रिज्या, ये सेंटर से इसकी त्रिज्या, इस तरह से ये डायग्राम हमने पहले बना रखा है। अब यहाँ पे 2 चीजें देखो, लेंस एक पर्टिकुलर पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है, और लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक हम μg लिख लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। और लेंस जिस माध्यम में रखा हुआ है वो फिलहाल मैं इसको हवा मान लेता हूं, तो लेंस हवा में रखा हुआ है, तो हवा में रखा है तो हवा का अपवर्तनांक μa मान लेते हैं। इस लेंस की जो हमने यहाँ डायग्राम में बनाया है, इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, इस बात को डिसाइड करने के लिए एक सूत्र होता है जिसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। क्या सूत्र होता है वो? 1/f बराबर μg अपॉन μa माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब हमसे इस सूत्र से रिलेटेड कोई चीज जनरल साइंस में नहीं पूछी जाती। मतलब मैं ये नहीं कहता कि जनरल साइंस में इस सूत्र का कोई न्यूमेरिकल वगैरह आपको दिया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमें एक चीज पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? हमसे ये पूछा जाता है कि लेंस की फोकस दूरी का मान किस किस राशि पर निर्भर करती है। तो देखो प्रश्न क्या है अपने पास? प्रश्न है लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी किन किन राशियों पर निर्भर करती है, राशियों पर निर्भर करती है। तो ये अपना मेन क्वेश्चन हो गया। तो ऊपर वाले क्वेश्चन से हम इसको लिख लेते हैं। इस सूत्र से साफ साफ दिख रहा है कि एक तो लेंस के पदार्थ पर निर्भर करता है, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, एक तो इस पर निर्भर करता है।
लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। दूसरा, जिस माध्यम में लेंस रखा हुआ है, जैसे फिलहाल यहां पर एयर मानी थी तो एयर का यहां पॉइंट आ रहा है, यदि इसको पानी में रख देंगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। तो जिस पदार्थ में लेंस रखा हुआ है उस पदार्थ के अपवर्तनांक पर भी लेंस की फोकस दूरी डिपेंड करती है। माध्यम लिख देता हूं मैं यहां पर, माध्यम के अपवर्तनांक पर। आप याद रखेंगे माध्यम का मतलब है लेंस जिस माध्यम में रखा हुआ है। R1 पर और R2 पर, इन चार चीजों पे डिपेंड करती है। R1 और R2 क्या है? R1 है पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और R2 क्या है? दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। इन चार चीजों पर लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है। अच्छा, इस चीज को ये भी ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे? क्या पॉइंट है भाई? लेंस की फोकस दूरी जिन जिन बातों पर निर्भर करती है उन्हीं बातों पर लेंस की क्षमता भी निर्भर करती है। P बराबर 1/f। यदि f इन चारों चीजों पर डिपेंड करती है तो जाहिर सी बात है इन्हीं चारों चीजों पर कौन डिपेंड करेगी? P, यानी लेंस की क्षमता भी डिपेंड करेगी। तो ये क्वेश्चन जो है इसको उठाने के लिए हमने ये सूत्र बनाया है, लेंस मेकर सूत्र। इस सूत्र से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आपसे जनरल साइंस में नहीं पूछा जाता, इसको ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें यूज करते हैं। ये यहीं से निकल के आता है कि लेंस की फोकस दूरी या लेंस की क्षमता किन किन राशियों पर निर्भर करती है। अच्छा, एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और होता है। हमें यह पता है कि ये वाला पॉइंट, इसी को आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हमें पता है कि लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर करती है। तो माध्यम पर निर्भर करती है तो मान लीजिए कि ये मैं हवा में किसी लेंस को रखूं और उसी लेंस की फोकस दूरी मैंने ज्ञात कर ली fi, फिर मैंने उसी लेंस को पानी में रख दिया तो मैंने बताया कि f', भाई चेंज आना है क्योंकि उस पर निर्भर करती है। ये बड़ी आएगी कि छोटी आएगी, बढ़ेगी कि घटेगी, क्या फर्क पड़ेगा? तो इसके 3 पॉइंट है, उसको भी हम यहाँ याद करेंगे। तो अगला और लास्ट, लेंस के बारे में लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास का भी लास्ट पॉइंट है और लेंस का भी लास्ट पॉइंट है। इसके बाद में हम जो है वो किसी और टॉपिक को जनरल साइंस से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास लेंस को किसी माध्यम में डुबोने पर, यदि किसी पदार्थ में डुबोने पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको देखते हैं। हाँ, तो अभी देखिए इस पॉइंट को, लेंस को जब हम किसी लिक्विड में डुबो देते हैं तब उस पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, बेसिकली बात ये है। तो यहाँ पे देखिए कि हम पिछले पॉइंट में ये बात कर चुके हैं कि लेंस जो है वो किस माध्यम में रखा हुआ है, कौन से मीडियम में रखा हुआ है, हवा में है कि पानी में है, इस बात पर उसकी फोकस दूरी डिपेंड करती है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट है कंडीशन नंबर फर्स्ट का, और कंडीशन नंबर फर्स्ट ये कहती है कि यदि जिस लिक्विड में आपने लेंस को डुबाया है उसका अपवर्तनांक जो है वो आपके लेंस के अपवर्तनांक से कम है। लेंस का अपवर्तनांक जो है वो हम बेसिकली रखते हैं 1.5 लेते हैं। जैसे पानी में डुबो दिया तो पानी का अपवर्तनांक जाहिर सी बात जो है वो 1.3 होता है, तो ये इस कंडीशन उस पर अप्लाई होती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में हम 2 बातें करेंगे। पहला पॉइंट तो यहाँ से ये निकल के आता है कि आपके लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ेगी। यदि आप ऐसे लिक्विड में लेंस को डुबो दोगे जिसकी अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम होगा तो लेंस की फोकस दूरी का मान बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि प्रकृति जो है यानी उसका जो नेचर है वो नो चेंज होता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि यदि आपका लेंस उत्तल रहा है तो उत्तल ही रहेगा लिक्विड में डुबोने के बाद भी, और यदि आपका लेंस अवतल था तो अवतल ही रहेगा लिक्विड में डुबोने के बाद भी, यानी उसकी प्रकृति में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यदि आपने जिस लिक्विड में लेंस को डुबाया है उसका अपवर्तनांक जो है वो लेंस के बराबर ही हो, ऐसी स्थिति में पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि फोकस दूरी तो हो जाएगी अनंत, यानी कि वो लेंस की भांति व्यवहार ही नहीं करेगा। किसकी भांति व्यवहार करने लग जाएगा? कांच की पट्टिका की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। आपका जो लेंस है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? कांच की पट्टिका। लेंस नहीं है, कांच की पट्टिका की तरह व्यवहार करेगा। और तीसरा ये याद रखना कि लेंस अदृश्य हो जाता है, लेंस दिखाई नहीं देता। कैसे? इसका लिए एक एग्जाम्पल याद रखना आप
कि ग्लिसरीन का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 माना जाता है, लगभग 1.5 होता है ग्लिसरीन का अपवर्तनांक, और हम जो लेंस लेते हैं उसका अपवर्तनांक भी कितना होता है 1.5। यदि हम लेंस को ग्लिसरीन के भरे किसी पात्र में डाल दें, किसी बर्तन में डाल दें, तो लेंस दिखाई नहीं देता, वो क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। और तीसरी कंडीशन जो है वो आपको ये याद रखनी है इसमें, कंडीशन थर्ड कि तीसरी कंडीशन, चलो ऊपर ही अपन इसको लिख लेते हैं थर्ड कंडीशन को, ये दो कंडीशन है, यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। तीसरी कंडीशन देखिए क्या है, यदि आप अपने लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबा दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, तो ये कंडीशन थर्ड में आ जाएगा। तो कंडीशन थर्ड देखो, यदि लिक्विड का अपवर्तनांक यानी म्यू एल लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा हो तो दो बातें होंगी। पहली बात तो फोकस दूरी बढ़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फोकस दूरी है वो बढ़ेगी, और प्रकृति जो है वो चेंज हो जाएगी, प्रकृति जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब यदि आपका लेंस जो है वो उत्तल था तो वो अवतल की तरह बिहेव करेगा उस लिक्विड में, और यदि वो अवतल था तो उत्तल की तरह बिहेव करेगा उस लिक्विड में, उस द्रव में, है ना, बाहर निकालने पे नहीं। यदि हवा में वो उत्तल लेंस था तो ऐसे लिक्विड में जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है तो वो अपनी प्रकृति बदल लेगा, उत्तल अवतल की तरह बिहेव करेगा और अवतल उत्तल की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक और पॉइंट था यहाँ पर जो लेंस के बारे में अपने से पूछा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, यहाँ तक हमने जो है वो लेंस के पार्ट को पढ़ लिया। अगली क्लास में जो है वो हम किसी और टॉपिक को जो है वो शुरू करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल .academy से। बहुत बहुत धन्यवाद।